डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना, जिसमें हम सिर्फ मोस्ट क्वेश्चंस की जानकारी लेंगे जो आपके पेपर में 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम ये सही विकल्प छोड़ के आगे सवाल हल करते हैं। जो सवाल हैं मतलब 15-20 उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 7 लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से पूरा हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न लिखा है 375 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 375 रुपये का 15% देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 375 का कितने प्रतिशत ज्ञात करना है? 15% ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह के सवाल आपके कहे में आएंगे, ये वाले सही विकल्प में। ठीक है, कि इतने का इतना होगा, तो इन सभी को कैसे करना है? का की जगह क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई गुणा कर देना है और 375 ऐसे उतार देना है और 15 लिख के, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, 1/100। ठीक है, 1/100 होता है। तो 15 की जगह 15 बटे क्या हो जाएगी? ये प्रतिशत की जगह 100 बटे में लिखेंगे। ठीक है, अब 15 का इसके साथ गुणा करेंगे 375 के साथ, तो 15 पना 75, हाँ सिलाई 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 112 की 2, हाँ सिलाई 11 और 15 तियाँ 45 और 45 11 56, हाँ 56। तो ये हो गया कितना? ये 56 मतलब 5625 हुआ। ठीक है, 5625 बटे में ये क्या है? इसका तो अभी कुछ नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे? बटे में 100 लिख देंगे। अब ये बटे में 100 है मतलब डबल जीरो है, तो दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक पहले, पीछे से 2 अंक पहले, तो 56.25 क्या हो जाएगा? आंसर कहे का? पहले का। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर लिखा हुआ है रेट रुपये 8000 का 2 वर्ष का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना है। 8000 रुपये का 2 वर्ष का, ठीक है, और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चलिए इसी में देख लेते हैं। मूलधन इधर कितना दिया है? 8000 रुपये। मूलधन 8000 मतलब प्रिंसिपल दिया है 8000, समय कितना दिया है? 2 वर्ष। अब देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए का आए तो उसमें यन समय को हम क्या लिखेंगे? यन। यदि साधारण ब्याज के लिए आता है सवाल तो उसमें टी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यन बराबर 2 वर्ष, और आर का मतलब द रेट। तो रेट कितना दिया है इधर? 5% वार्षिक। ठीक है, तो मिश्र धन का सूत्र ये याद रखना है, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100⁻n। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं होगा तो आपसे सवाल नहीं आएगा। तो इसको चलिए देखते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? पी की जगह हम क्या रखेंगे? 8000, अब बाकी पूरा उतार देंगे, और आर की जगह कितना रखा हमने? 5, और समय की जगह हमने रखा n की जगह 2। अब देखिए इसको आगे देखते हैं। हाँ, ए बराबर कितना आया? 8000 1 + आर की जगह हमने रखा है 5, और बटे में कितना है 100, और यन की जगह रखा हमने 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे। एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एज इक्वल टू हो जाएगा 8000, और अंदर आएगा, देखिए इसको काट देंगे 5 से। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 20 हुआ। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में कितना आएगा? 20। एक का भाग देंगे 20 में तो 20 आएगा, एक का, और क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं इधर कितना क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 20 × 20 लिख दिया हमने, और इधर क्या बचा? कटा तो 1 मतलब 1 ऐसे। ठीक है, और घात में कितना है? 2, तो 2 उतार दिया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बटे में 20 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 20 × 20 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा इधर? 8000 और 21, अंदर कितना आएगा? 21/20 की घाते 2। ठीक है, तो 8000 और गुणे में क्या हो जाएगा? इसका पूरे का गुणा 2 बार, तो 21/20 एक बार लिखेंगे, फिर गुणा करके 21/20 दूसरी बार लिखा हमने। अब ये 2 0 से 0 कट गया,
ठीक है। अब 21 का गुणा 21 में करना है और ये 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, इधर आया कितना 40 है ना, ये 0 उतर आया और फिर से इसको 2 से काटेंगे तो इधर आएगा 20 है ना। अब 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 से कम 21, हासिल आई 2, 21 दूना 42, 42 दो 44। अब इसका गुणा 20 के साथ इतना बचा, बाकी सब कट कुट गया। अब इस 0 की जगह 0 आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो 20 से कम 20 की 0, हासिल आई 2, 20 चौको 80, 2 82, हासिल आई 8। अब 20 चौको 80, 8 88, हाँ तो कितना आ गया 88, 20 आंसर रुपए है ना, 8820। तो इसको लास्ट में देखो, इसमें क्या है, परीक्षा अध्ययन में आपके लास्ट में नहीं दिया ना, तो हम अपने से लिख सकते हैं अतः मिश्र धन कितना होगा 8820 रुपए होगा। ठीक है, यह अतः वाला सिस्टम लिखना ज़रूरी होता है, 1 नंबर इसका, यदि कमी है तो 1 नंबर अपने से मिलता है। ठीक है, 1 नंबर और दे देता है कॉपी चेक करने वाला। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वहीदा ने एक कूलर 10% बैट सहित 3300 रुपये में खरीदा। ठीक है, बैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है। वहीदा ने, देखो सवाल को समझो एक बार, वहीदा ने एक कूलर 10% बैट का मतलब है GST सहित 3300 में खरीदा। इस लाइन को समझते हैं अपन। ये कह रही है, ये लाइन की मतलब GST जुड़ने के बाद है ना, कितना रुपए हमें लगा वहीदा को कूलर खरीदने के लिए 3300 रुपये। ठीक है, मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ रहा है ना, वही कूलर का, तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य है 3300 रुपये। ठीक है, 3300 रुपये। और आगे प्रश्न क्या दिया है, बैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन ये जो 3300 रुपये है तो GST प्लस होगा, है ना, GST प्लस है। बट अभी क्या ज्ञात करना है हमें, कूलर का वास्तविक मूल्य। तो इधर हम लिख सकते हैं कूलर का वास्तविक मूल्य क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा, देखो हम ऐसे सूत्र अपने से बना सकते हैं या फिर होता भी है ऐसा सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर जो होता है, तो क्या होता है, वास्तविक मूल्य होता है, मतलब वास्तविक मूल्य अधन क्या होता है, बैट का मतलब GST। ठीक है, तो बैट कितने प्रतिशत लग रहा है, इधर 10% लग रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 3300 रुपये दिया है और वास्तविक मूल्य हमें पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, यक्स रुपये। ठीक है, वास्तविक मूल्य पता नहीं तो यक्स लिखेंगे। अब बैट कितना दिया है 10%, काहे का 10% होगा, यक्स का 10%। अब यहाँ ये चीज़ जरूर लिखना है लिखते समय, ये यक्स का 10% होगा, मतलब वास्तविक मूल्य में मूल्य का 10% हम और ऐड करेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब वस्तु की कीमत हमें सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी। हैं, मतलब देखो सेलिंग प्राइस जो होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, जैसे कोई भी चीज़ हो गई जो कि 60 रुपये में बनती है, ठीक है, ये 80 रुपये में बनती है, अब उसमें GST 20% लगा देता है तो 100 की हो जाती है, तो सेलिंग प्राइस तो 100 होगा, लेकिन वस्तु की कीमत अब वास्तविक मूल्य क्या होगा, 80 रुपये होगा और GST सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स 20%, मतलब उसी में 20 रुपये और जुड़ जाएगा। तो ये किस में वास्तविक मूल्य जो GST जुड़ रहा है, किस में जुड़ता है, वास्तविक मूल्य में ही GST जुड़ेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में GST नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 3300 बराबर और इधर परसेंट लगाएंगे, हैं, यक्स का 10% हो गया, मतलब वास्तविक मूल्य का 10%, तो यक्स प्लस ये क्या बनेगा, यक्स का 10% मतलब यक्स गुणे का की जगह गुणा होता है, का मतलब ही गुणा होता है। ठीक है, गणित में अब परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, बटे में 100। अब ये 100 इधर आ जाएगा, गुणे में इस साइड, है ना, तो इधर क्या बचेगा, यक्स प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा तो 10 यक्स,
मतलब 11x बचेगा, है ना, 11x आएगा। तो इधर ही देख लेते हैं। तो 3300 के साथ 3300 के साथ ये डबल जीरो का गुणा हुआ, मतलब 100 का इतना बना, और इस साइड कितना बचेगा 11x। अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वास्तविक मूल क्या है यक्स है, तो यक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो 11 है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब इसके बटे में 11 हो जाएगा, तो 11 × 33 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। उधर साइड कम गई जगह, ठीक है। 3300 इधर था और इधर क्या आया यक्स प्लस, है ना, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर वास्तविक मूल धन वास्तविक मूल का हमें 10% और ऐड करना है। ओके, तो ये 3300 हुआ, 3300 बराबर यक्स प्लस यक्स 10x, है ना, 10x बटे 100। अब देखो ये 100 जो है डायरेक्ट इधर नहीं आएगा भाई, क्यों, क्योंकि इसके साथ ये है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट इसके साथ गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा 100x प्लस 10x, ठीक है। अब बटे में ये आएगा इधर 100। अब इधर क्या रहेगा 3300, अरे 3300, ठीक है। अब ये 100 जो है तो अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं होगा क्योंकि ये एक पद और बचा है, जब पूरे के पद में होगा बटे में तो इधर आएगा, एक के पद में होगा तो नहीं कर सकते हम डायरेक्ट गुणा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, उधर ध्यान नहीं दे पाए थे हम। चलिए आगे देखते हैं। 3300 और ये साथ में 100 का गुणा हो गया, इधर कितना आएगा 100 धन 10, मतलब 110x हो गया। अब देखिए यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 110 जो है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 33 0000 अब बटे में 110 इज इक्वल टू x। अब 0 से 0 कट गया, अब 11 × 33, तो कितने जीरो बचे 3 जीरो, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया 3000 रुपीज़ ओनली। तो इधर हम लिखेंगे, ये जो प्रश्न पूछा है कि पहले बैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो हम लिखेंगे अतः, ये ज़रूरी है लास्ट में लिखना, अतः बैट जुड़ने से पहले कूलर का वास्तविक मूल्य कितना था 3000 रुपये था, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुपात 2:5 को प्रतिशत में बदलना है। तो 2:5 को प्रतिशत में, कहे में प्रतिशत में, तो सिंपल सा है कि जब हमें कोई भी चीज़ दी हो प्रतिशत में बदलना हो तो हमें 100/100 का गुणा कर देना है उसी में, ठीक है, जो दिया हो। तो 2:5 को हम 2/5 ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 100/100 का गुणा कर दिए। तो ये जो नीचे वाला बटे में 100 है उसको क्या कर देना है प्रतिशत लिख देना है, बाकी ऊपर वाले का इसके साथ गुणा कर देना है और नीचे वाला 100 बचा के रखना है, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, है ना, 1/100 होता है, तो हम 1/100 का इसमें गुणा नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, नीचे भी, मतलब हमें 100/100 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 100/100 का गुणा करेंगे तो ये वाला हमें प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा और इस वाले को हमें इसके साथ मिला देना है। तो अब ये इसको काट देंगे तो 20×5 100, 20×2 40 आएगा, 40 इसका मान आया इतने का, ठीक है, इतने का मान 40 आया। अब बटे में ये जो 100 है तो बटे में 100 जो है तो हम इसको प्रतिशत में बदल देंगे। अभी हमने इस सवाल में देखो पढ़ा था किसी में, इसमें कि 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15% बराबर 15/100। तो क्या हम 15/100 को 15% नहीं लिख सकते हैं ना, बस यही प्रक्रिया है। अब हमने उल्टा की है। आगे देखते हैं। एक वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 700 रुपये है, इसमें 12% GST जोड़ने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मतलब वास्तविक मूल्य जो है, वास्तविक
मूल्य क्या दिया है, 700 रुपये दिया है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, इसमें 12% GST जोड़ना है। तो GST कितनी जोड़ना है, मतलब बैट। ठीक है, तो बैट जोड़ना है 12%। और तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या करना है हमें, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, चूँकि हमने एक सूत्र पढ़ा है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, वास्तविक मूल्य प्लस बैट, है ना। तो वास्तविक मूल्य में ही बैठ जुड़ेगा। अब देखो ये GST है ना, जो हमने बताया था पिछले सवाल में, ये जो GST जुड़ रही है 12% की, वो प्रारंभिक मूल्य वास्तविक मूल्य में जुड़ेगी, उसी का है ना। तो 700 का 12% और जोड़ेंगे 700 में ही। ठीक है, 700 तो प्रारंभिक मूल्य है, और 700 का 12% हम और जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो तो 700 का हम 12% इधर जोड़ेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें चूँकि ज्ञात करना है, तो हम इधर लिखते जाएंगे विक्रय मूल्य बराबर, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर हम लिख लिए। अब वास्तविक मूल्य कितना है, 700 रुपये है। अब प्लस लिखा हमने। अब बैट कितना लग रहा है, 12%। तो 12% काहे का है, 700 का ही 12% उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 700 प्लस, तो 700 गुणे कितना हो जाएगा, 12, अब प्रतिशत की जगह लगेगा बटे। ठीक है, अब क्या देखो बनता है, 12 सत्ते 84। तो ये तो 700 उतर आएगा पहले, फिर ये प्लस लगेगा, 12 सत्ते 84 और डबल जीरो और बटे में 100। तो ये 100 से डबल जीरो से कट गया 84 और ये 700, मतलब 784 रुपये क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो आप देखो 12% जो निकला 84 रुपये बस आएगा, आ रहा है ना 12%। 700 का 12% कितना आया है, 84। तो 84 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये GST है। वास्तविक मूल्य में 12% की GST की, वास्तविक मूल्य में 12% की GST जो लग रही है, तो वो कितनी आ रही है, 84 रुपये। और GST सहित क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, लिखेंगे आता है वस्तु का सेलिंग प्राइस, या बोले तो क्या, विक्रय मूल्य। इसको SP बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। ठीक है, या फिर विक्रय मूल्य कितना होगा, 784 रुपये होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा है, एक फ्राक का सूची मूल्य 220 रुपये है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्राक का बट्टे की राशि ज्ञात करना है। तो देखो एक फ्राक का मूल्य कितना है, 220 रुपये, सेल में 20% की छूट की घोषणा की जाती है, बट्टे की, डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब बट्टे होता है, ये छूट होता है। इस फ्राक पर बट्टे की राशि ज्ञात करनी है। तो बट्टे की राशि मतलब 220 का 20% निकालेंगे। तो 220 पर देखो इधर निकालना, 220 का गुणा की जगह का 20%, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा, भाई दोनों 44 आएगा। तो 20% बराबर कितना होगा, बट्टा बराबर कितना है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, इसको करेंगे। देखो बट्टा बराबर कितना है, डिस्काउंट बराबर कितना है, 220 का 20%। तो हम यहाँ सिर्फ 220 का 20% निकालेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। तो 220 गुणे 20 बटे 100, तो जीरो से ये वाला जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, बचा कितना, 44 रुपये। आंसर आ गया, बस इस तरह। फिर अगला नंबर देखते हैं सवाल। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या का आधा कर दें तो कितने प्रतिशत की कमी होगी।